हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित है। और विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथों के बारे में हमने इस क्लास में पढ़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्लास में आगे को। कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य इसमें हमें मिलते हैं, तो क्या क्या वो हैं देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दो पुस्तकें रह गई थी जिनका नाम हमने कल की क्लास में नहीं पढ़ा था। तो पहला देखिए इसमें है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो 2015 में लिखी गई है वो किसने लिखी है? हेमंत कुकरेती ने लिखी है 2015 में। इसका रचना वर्ष है 2015। तो आपको बहुत सारी रचनाएं इसमें देखने को मिली होंगी जिनका नाम एक जैसा है, लेकिन उनके राइटर अलग अलग हैं और उनका वर्ष भी अलग अलग है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास 2015 में लिखी गई है, हेमंत कुकरेती के द्वारा लिखी गई। अगला आता है हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 2019 में लिखी गई है रामकिशोर शर्मा के द्वारा। तो हिंदी साहित्य का जो समग्र इतिहास है वह किसके द्वारा लिखा गया है? रामकिशोर शर्मा के द्वारा, और 2019 इसका वर्ष है। अगला पॉइंट है यहाँ पर उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उदय नारायण तिवारी ने लिखी है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास उल्लेख्य ग्रंथ हैं, अर्थात कि ये महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिने जाते हैं। जो हमने सारे इतिहास ग्रंथ पढ़े तो उनमें से ये महत्वपूर्ण ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उदय नारायण तिवारी का आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और दूसरा डॉक्टर भगीरथ मिश्र का आता है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ ये माने गए हैं। अगला है रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी, जो कि 1928 ईस्वी में लिखी थी। ये 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन किया था। तो रामनरेश त्रिपाठी की जो रचना है उसका नाम है कविता कौमुदी, और 1928 ईस्वी में आई थी, तथा 8 भागों में, और हिंदी, उर्दू और बांग्ला और संस्कृत की कविताओं और लोकगीतों का इन्होंने इसमें संकलन और संपादन किया है। अगला है तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। अगला पॉइंट है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह का है। हिंदी के मुसलमान कवि, यह एक ग्रंथ का नाम है और यह लिखा गया है गंगा प्रसाद सिंह के द्वारा। अगला पॉइंट है कि ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपके पास है कि ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को किससे मिली थी? ये मिली थी इन्हें पंडित राधाचरण गोस्वामी से। अगला तथ्य है माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि आधुनिक हिंदी का बीजक किसे कहा जाता है। जैसे बीजक आपको पता ही होगा कि कबीरदास की रचनाओं का जो संकलन है वह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो आधुनिक साहित्य का जो बीजक कहलाया वो माता प्रसाद गुप्त का जो हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ है वह कहलाया। हिंदी पुस्तक साहित्य ग्रंथ जो कि लिखा गया है माता प्रसाद गुप्त के द्वारा, और आधुनिक साहित्य का बीजक इसे कहा गया। अगला पॉइंट है FEK ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। FEK ने हिंदी की शैशवावस्था के व्रतों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है। तो FEK ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से, इन्होंने क्या किया है कि हिंदी की शैशवावस्था के व्रतों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का जो आधार बनाया है वह हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों के, यानी कि जो आंदोलन हिंदी साहित्य में चले थे उनको आधार बनाकर ही इन्होंने वहाँ पर काल विभाजन किया है। अगला है
साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेख्य ग्रंथ हैं। यहाँ पर साहित्य इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको दिए गए हैं, जिनमें आता है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जो कि मोतीलाल मेनारिया की है, और राजस्थान का पिंगल साहित्य, यह भी मोतीलाल मेनारिया की है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मीतल। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, यह बुक है चंद्रकांत बाली की। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। यह कथन गणपति चंद्र गुप्त जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कहा है। अगला है हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विलोचन शर्मा के निम्नलिखित मत स्मरणीय है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में नलिन विलोचन शर्मा ने कौन कौन से अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में जानते हैं। कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है। उन्होंने कहा है कि गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक हैं और यह एक निर्विवादित तथ्य है। दूसरा है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। अगला कि जैसे कि माना जाता है कि शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है अपने लेखन में, लेकिन यहाँ पर इस संबंध में नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि इसके जो आदम प्रवर्तक यानी कि सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया है वो ग्रियर्सन ने किया है, शुक्ल जी ने नहीं किया है। वो इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि शुक्ल जी नहीं बल्कि इसका जो प्रयोग किया गया था विधेयवादी पद्धति का, वह ग्रियर्सन ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साहित्य में अब काल विभाजन और नामकरण के बारे में। काल विभाजन और नामकरण, इसके बारे में हम कल भी क्लास में पढ़ चुके थे, कल की क्लास में, जिसमें हमने ग्रियर्सन का काल विभाजन देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हम इस क्लास में फिर से देख लेते हैं जो ग्रियर्सन का काल विभाजन था, क्योंकि इससे पहले के जो पॉइंट मैंने अभी बताए वो उस वाली क्लास में छूट गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन और नामकरण रहा था वह इस प्रकार रहा। पहले तो इन्होंने साहित्य इतिहास को कुल 11 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, इनका जो काल विभाजन है इसमें कुल आते हैं 11 भाग, जो यहाँ पर आपको 11वां भाग तक दिख रहा होगा। तो अंतिम भाग इसका क्या है, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान है, और पहला इन्होंने चारणकाल से प्रारंभ किया है। आदिकाल को इन्होंने चारणकाल नाम दिया है, चारणकाल से प्रारंभ किया है। हालांकि बहुत सम्यक काल विभाजन यहाँ हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जो इन्होंने दूसरा खंड बताया है यहाँ काल विभाजन नहीं हुआ है, यहाँ भी समय कोई निर्धारण नहीं हुआ है। मुगल दरबार में तुलसीदास के समय में यहाँ पर समय का कोई वर्णन यहाँ नहीं मिलता है। तो देखते हैं इनमें इन्होंने काल विभाजन में नामकरण में क्या क्या चीज़ें करी थी, क्या क्या नाम इन्होंने दिए हैं। पहले देखिए चारणकाल नाम दिया सन 1700 से 1300 ईस्वी के समय को। दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। अगला इसे आप भक्तिकाल कह सकते हैं, ये जो कि भक्तिकाल के अंतर्गत ही आता है, धार्मिक पुनर्जागरण जहाँ आया है। और मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, जो कि हम पढ़ते हैं निर्गुण शाखा के अंतर्गत, प्रेमाश्रयी शाखा में। ठीक है, निर्गुण जो हम पढ़ते हैं प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी प्रतिनिधि कवि हैं प्रेमाश्रयी शाखा के। उसके बाद आता है ब्रज का कृष्ण काव्य, यहाँ पर आपकी सगुन धारा आ जाती है। और उसके बाद आता है मुगल दरबार, फिर आते हैं तुलसीदास राम काव्य धारा के अंतर्गत। यहाँ कृष्ण ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य आ गया। तो तुलसीदास और मुगल दरबार लगभग ही समकालीन थे, तुलसीदास मुगल दरबार के। फिर यहाँ तुलसीदास का भक्तिकाल में आ गए हैं राम काव्य के अंतर्गत। उसके बाद आता है 7वें नंबर पर रीति काव्य। तो ब्रज काव्य का तो इन्होंने समय बताया है 1500 से 1600 ईस्वी, और रीति काव्य का समय बताया है 1580 से 1692 ईस्वी। यह रीति काल का समय बताया गया है। रीति काव्य जो जिसे उन्होंने नाम दिया है, रीति काल को रीति काव्य नाम दिया है, ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आते हैं तुलसी के अन्य परवर्ती
कवि। परवर्ती का मतलब इनके बाद के जो कवि रहे, तुलसी के बाद के जो कवि, जो जिनका समय की 1600 से 1700 ईस्वी का उन्होंने माना। फिर आती है 18वीं शताब्दी, जो कि 1700 से 1800 ईस्वी का समय रहा 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो अगला नंबर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जो कि सन 1800 से 1857 ईस्वी का समय रहा, और यहाँ पर जो कवि रहे उनकी रचनाओं का वर्णन यहाँ मिलेगा। अगला है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और उसके बाद 1857 से 1887 के समय का जो काव्य है या जो भी रचना विधान है वह यहाँ इसके अंतर्गत रखा है। तो इस प्रकार ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है उसके अंतर्गत इन्होंने कुल 11 चरण इसमें माने हैं। फिर आता है काल विभाजन मिश्र बंधुओं के अनुसार। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन और नामकरण है वह इस प्रकार है। यह सबसे पहले मिश्र बंधु के अनुसार है प्रारंभिक काल, फिर आते हैं माध्यमिक काल, उसके बाद अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। कुल मिलाकर 5 काल इन्होंने बताए हैं। मिश्र बंधु ने काल विभाजन किया है। कुल मिलाकर 5 कालों का वर्णन मिश्र बंधु के द्वारा किया गया है, जिसमें पहला प्रारंभिक काल है, दूसरा माध्यमिक काल है, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। फिर यहाँ जाके प्रारंभिक काल की भी 2 शाखाएं हैं, एक पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय माना है इन्होंने 1700 से 1343 विक्रमी तक, और उत्तर प्रारंभिक काल का समय माना है 1344 से 1444 विक्रमी तक। माध्यमिक काल के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक 2 काल आते हैं। 1445 से 1560 विक्रमी का समय पूर्व माध्यमिक के अंतर्गत है, और प्रौढ़ माध्यमिक के अंतर्गत है 1561 से 1680 विक्रमी का समय। अलंकृत काल आता है। अलंकृत काल में आते हैं पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, जिसमें कि 1681 से 1790 का समय है, और उत्तरालंकृत काल में 1791 से 1889 विक्रमी का समय आता है। फिर है परिवर्तन काल, जो कि 1890 से 1925 विक्रमी से अब तक का माना गया है, और वर्तमान काल जो कि यहाँ है 1926 विक्रमी से अब तक का यह समय है। ठीक है, तो यह है मिश्र बंधु का काल विभाजन, जिसमें उन्होंने 5 भागों में काल विभाजित किया है। ग्रियर्सन ने जो बताया काल विभाजन 11 भागों में इसका वर्णन मिलता है, और जो मिश्र बंधुओं के द्वारा बताया गया है इसका वर्णन मिलता है हमें 5 भागों में। तो मिश्र बंधु जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं आदिकाल, तो प्रारंभिक काल नाम देते हैं मिश्र बंधु उसे, और जो ग्रियर्सन है उन्होंने इसे नाम दिया है चारण काल। जो हमारा आदिकाल हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम देखते भी हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल को क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो यह नाम दिए गए हैं। चारण काल नाम दिया गया है ग्रियर्सन के द्वारा, और प्रारंभिक काल दिया गया है नाम मिश्र बंधु के द्वारा। आरंभिक काल भी हम पढ़ेंगे, एक अन्य विद्वान के द्वारा आरंभिक काल नाम भी दिया गया है प्रारंभिक काल को, यानी कि आदिकाल को। तो आज की क्लास में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेके। और क्लास अगर इम्पोर्टेंट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।